मित्रों नमस्कार, मैं प्रशांत अनंत राजेनामा के तीसरे अंक में नागालैंड पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मित्रों, नागालैंड उत्तर पूर्व का एक छोटा राज्य है जिसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम का कछार का इलाका, कछार हिल्स जो कहते हैं, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में मिज़ोरम और म्यांमार की चिन पहाड़ियाँ स्थित हैं। नागालैंड का क्षेत्रफल लगभग 16,579 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या तकरीबन 20 लाख के आसपास है। नागालैंड में एकल सदनीय विधानसभा है जिसमें 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। अगर हम इसके सामाजिक संरचना की बात करें मित्रों, तो लगभग 16 जनजातियां आधिकारिक रूप से स्वीकृत हैं। ये सभी जनजातियां अपने रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराओं, खान पान, पोशाक, भाषा में एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हैं। इन सभी के बीच में 2 ही ऐसे सेतु हैं जो इनको जोड़ते हैं, एक तो धर्म और दूसरी राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है और धर्म लगभग सामान्य रूप से ईसाई धर्म है। ये दोनों ही सेतु हैं इन सभी के बीच में, अन्यथा ये सभी स्वयं में पृथक पृथक इकाइयाँ हैं। धार्मिक संरचना इस राज्य की इस प्रकार है। ईसाई जनसंख्या 88% के आसपास है। हिंदू जनसंख्या लगभग 8.74% है। मुस्लिम जनसंख्या 3.44% के लगभग है और छोटे छोटे अन्य समूह हैं, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध इत्यादि। मित्रों, नागालैंड के बारे में बात करने से पहले इसके राजनैतिक इतिहास पर बात करना बहुत आवश्यक है। जो यदि हम राजनीतिक इतिहास पे चर्चा नहीं करेंगे तो हमें राज्य की राजनीतिक स्थिति की पूरी तस्वीर क्लियर नहीं होगी। मित्रों, नागालैंड ब्रिटिश पीरियड के पहले पूरी तरह से स्वतंत्र इकाइयों के रूप में था। इन्हें यूँ समझिए कि इनके गांव ग्रीक सिटीज़ की तरह से थे जिनका सब कुछ अपना एक दूसरे से अलग था। ब्रिटिशर्स के आने के पश्चात ये एक भौगोलिक इकाई में आए और उसके पश्चात 19वीं सदी में अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च और बाकी कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं के अंतर्गत इन्हें लाया गया। धीरे धीरे इनका ईसाईकरण हुआ और ये एक इकाई के रूप में पहचाने जाने लगे। ये स्वयं को भी एक इकाई के रूप में मानते हैं और दूसरे लोग भी इनको इसी स्तर पे देखते हैं। नागा समुदाय में जब ईसाईकरण इसका हुआ तो मिशनरियों ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। शिक्षा ने इनको जोड़ा और इनको विश्व के साथ, भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ने में भूमिका अदा की। इसका परिणाम यह हुआ कि 1928 के आसपास नागा क्लब की स्थापना हुई, जिसने साइमन कमीशन के समक्ष यह आवेदन भी किया था कि उन्हें भारत से पृथक माना जाए। खैर, वो तो पुरानी बात थी। भारत जब आज़ाद हो रहा था 1947 में, उसके ठीक एक दिन पहले, जिस दिन पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 को फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल NNC ने नागालैंड के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और संयुक्त राष्ट्र को इस बारे में सूचित भी कर दिया। भारत संघ ने इसे नहीं माना। जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान आज़ाद भारत था वो ब्रिटिश भारत का अपने आपको स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता था। उसने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया और तभी से एक असंतोष की भावना आरंभ हो गई जो धीरे धीरे उग्रवाद की ओर बढ़ने लगी। उस दौर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने इस समस्या से निपटने का प्रयास किया। 1957 में सर्वप्रथम इसे असम से काट करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, परंतु असंतोष थमा नहीं। इनके भीतर अलगाववाद की भावना तो थी, एक डर भी था कि राज्य की ज़मीनों पर
राज्य बाहरी लोगों का आगमन हो सकता है, हस्तक्षेप हो सकता है, और नगा परंपराओं, नगा कस्टमरीज लॉज को केंद्रीय सरकार बदल भी सकती है। इन्हें आश्वस्त करने के लिए 1962 में नेहरू जी ने 13वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 371 ए का प्रावधान किया, जो लगभग बिल्कुल 370 की तरह था जो जम्मू कश्मीर में लागू था, कि नगा कस्टमरी लॉज, उनकी ज़मीनों, उनकी ट्रेडिशंस के बारे में केंद्रीय सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिस पे राज्य की सहमति न हो, राज्य के लोगों की सहमति न हो। इस प्रकार से उन्हें सेफ गार्ड देने की कोशिश की गई और एक तरह से ये ऑटोनॉमी देने की भी कोशिश थी जिससे वो संतुष्ट हो सकें, लेकिन वो असंतुष्ट रहे। फिर 1963 में इसे 16वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। नगा मांग जो थी वह स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे, स्वतंत्र नागालैंड की, जिसमें केवल भारतीय नागालैंड का हिस्सा नहीं थे, बल्कि म्यांमार के वो इलाके जिनमें नगा रहते हैं, मणिपुर के कुछ क्षेत्र, असम के कुछ क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के वो सारे, इन सारे इलाकों में जितने भी नागा रहते थे, लगभग 30 जनजातियाँ, उनका प्रतिनिधित्व करने का एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल दावा करता था और उन सभी को मिलाकर एक बृहत्तर नागालैंड की स्थापना के लिए संघर्षरत था। सशस्त्र संघर्ष 1950 के दशक से ही आरंभ हो गया था, जब 1952 में फिजो ने अपनी एक आर्मी और अपनी एक सरकार बना ली जो भारतीय संघ के पैरेलल वहाँ पे चलने लगी। उसका प्रभाव था, व्यापक प्रभाव था, और चर्च का भी उसे समर्थन था, लिहाजा उन्हें काम करने में कोई असुविधा नहीं थी। भारत सरकार चूँकि उस समय तक बहुत अस्त व्यस्त और अस्थिर थी और उसके पास संसाधनों की भी कमी थी, तो वो उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती थी। खैर, राज्य बनने के पश्चात भी इनके संतोष में कोई कमी नहीं आई, अलगाव बढ़ता रहा, हिंसा होती रही, और इसी दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इमरजेंसी के दौरान राज्य के तमाम नेताओं को जब इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिया गया। उसी बीच फिजो के साथ एक समझौता होता है इंदिरा गांधी का, जिसे शिलांग अकॉर्ड कहते हैं। शिलांग अकॉर्ड एक पीस एग्रीमेंट था जिसके जरिए बातचीत से समस्या सुलझाने की बात की गई थी, परंतु इस बातचीत से भी नगा असंतुष्ट रहे और नगा, विशेषकर विद्रोही नगा जो अलगाववादी कार्रवाइयों में सक्रिय रहे। असंतुष्ट नागा धड़ों ने 1980 में NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की स्थापना की और इसके साथ ही हिंसा, अराजकता, उग्रवाद, आतंकवाद का एक नया दौर शुरू हुआ जो एक्सटॉर्शन मनी पर आधारित था। राज्य में व्यापारियों से, सरकारी कर्मचारियों से, नेताओं से, सभी से एक तरह से रंगदारी, एक्सटॉर्शन की मांग की जाती थी और वो उन्हें देने को बाध्य थे और इसके सहारे एक पूरा व्यवसाय फल फूल रहा था। यह आंदोलन यूं ही चलता रहा, सरकारें प्रयास करती रहीं परंतु बात नहीं बनी। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे उस समय एक समझौता हुआ NSCN और भारत संघ के बीच में, जिसके जरिए सीज फायर हुआ, युद्ध विराम की घोषणा की गई दोनों पक्षों में। अब तक इस हिंसा में हजारों हजार लोग मारे गए थे। राज्य की अर्थव्यवस्था, सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त, तहस नहस हो गया था। ऐसी स्थिति में 1997 में पीस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इस पीस एग्रीमेंट में ने NSCN में 2 धड़े कर दिए। इसाक मुइवा गुट जो सबसे प्रभावशाली था, उसने तो इसका सम्मान किया, इस पर स्वागत की, दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, लेकिन एक खापलांग गुट उससे अलग हो गया, इस समझौते से असंतुष्ट होकर। उसके बाद वार्ताओं का एक लंबा दौर चलता रहा। 1915 में एक नया मोड़ तब आया जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए और यह कहा गया कि हम अंतिम समाधान करेंगे नगा समस्या का।
बातचीत के जरिए। RN रवि को मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया गया और तब से 80 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, परंतु अभी भी समस्या वहीं की वहीं है। नगा पृथक देश के स्थान पर अब कॉमन सॉवरेंटी, अपना नेशनल फ्लैग और अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 की मांग पर अड़े हुए हैं। अब कॉमन सॉवरेंटी एक वेग शब्द है, इसका क्या मतलब निकलेगा दोनों पक्ष नहीं समझ रहे हैं, दोनों में से कोई और ना जनता समझ पा रही है। लेकिन मामला यहीं पे अटका हुआ है। नगा अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, इससे पीछे नहीं जा रहे हैं और देखते हैं आगे इस समझौते में किस प्रकार का, इस वार्ता में किस प्रकार का समझौता हो पाता है। तो यह तो एक सामान्य राजनीतिक इतिहास रहा। नागालैंड में कुछ संगठन हैं जो बड़े ही पावरफुल हैं और जो राज्य की राजनीति को, समाज को बहुत प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो है नगा हो संगठन। ये नगा हो 18 जनजातियों की शीर्ष संस्था है और इसका समाज पे बहुत व्यापक प्रभाव है। इसके अतिरिक्त नेशनल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल NBCC, ये ईसाई संस्था है जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव। नागालैंड में बैप्टिस्ट चर्च के मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा है, हालांकि कैथोलिक भी हैं लेकिन वो कम संख्या में है और मुख्य रूप से मार्जिनलाइज्ड हैं। इन दोनों संगठनों का समाज पर व्यापक प्रभाव है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात छूट गई। 2003 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे भारत संघ के, तो उन्होंने कोहिमा का दौरा किया, नागालैंड की राजधानी कोहिमा का, और वहाँ उन्होंने एक सभा में कहा कि हम पृथक नागा इतिहास और संस्कृति का सम्मान करते हैं और उसे एक इकाई मानते हैं। इस बात ने नागाओं को बल दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि पहली बार किसी ने हमारी पृथकता को स्वीकार किया है। और भारत संघ के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब में यदि कोई सब सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है नागालैंड में तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। आज भी उन्हें नागा याद करते हैं। यह तो हो गई एक सामान्य बात। अब जरा राजनीतिक स्थिति वर्तमान की देखते हैं। जो वर्तमान में राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख दल है नागालैंड पीपुल्स फ्रंट NPF। 2002 में इसका गठन हुआ। इसके पहले इसे नागालैंड पीपुल्स काउंसिल थी एक, उसमें विघटन के कारण इसका गठन हुआ और यह राज्य का सबसे प्रमुख दल है। इसके फाउंडर नेफ्यू रियो हैं जो राज्य के इस समय मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान में। इनके अन्य नेता जो इस पार्टी के इस समय नेता हैं TR जेलियांग, और इसने एक अलायंस का गठन किया है DAN, डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड। मित्रों, नागालैंड में चूँकि अनेक जनजातियों में उप जनजातियाँ भी हैं, तो सबके अलग अलग पृथक राजनीतिक समूह हैं जो पार्टियों की शक्ल में हैं। तो यहाँ अक्सर जो भी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं या सरकार बनाती हैं तो गठबंधन करती हैं, छोटे छोटे दलों को मिलाकर वो गठबंधन करती हैं। उसी प्रकार का गठबंधन इनका था डैन में कभी भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही है और वो राज्य में उसके मंत्री भी रहे हैं। मुख्यतः रीजनलिज्म की पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, और नागालैंड जैसे राज्य में जहाँ क्षेत्रीयता प्रबल हो वहाँ इस तरह की पार्टियाँ पनपती ही हैं। दूसरी पार्टी जो सबसे बड़ी है NDPP, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। आश्चर्यजनक रूप से 2017 में इसकी भी स्थापना नेफ्यू रियो ने की, जो अपने पुराने दल NPF से निकलकर बाहर चले आए, और वर्तमान में यह नेडा, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जो NDA ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बनाया है 2016 में, जिसके कन्वीनर हेमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उसका हिस्सा है। 2018 के चुनाव में इसने 18 सीटें जीती और 2018 सरकार में भी है। ये नेफ्यू रियो इस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिसने 2018 के चुनाव में 25.20% मत प्राप्त किए थे और इसकी सरकार है। तीसरा महत्वपूर्ण दल है कांग्रेस। 1986
में सरकार सबसे पहले कांग्रेस की बनी थी। उसके बाद 1993 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके नेता एस.सी. जमीर बड़े पावरफुल हैवीवेट नेता माने जाते हैं नागालैंड के। 2013 में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, 15% मत प्राप्त किए, लेकिन 2018 आता आते वह शून्य पर सिमट गई, उसे 2% मत प्राप्त हुए और कोई भी सीट नहीं प्राप्त हो सकी। कांग्रेस का चर्च के साथ भी कोई मतभेद नहीं है। चर्च का कभी किसी समय में कांग्रेस को बड़ा समर्थन रहा है, लेकिन वर्तमान में नेतृत्व की कमी, संगठनात्मक रूप से कमज़ोर होने के कारण और विकल्पहीनता एक तरह से इस दल में दिख रही है। इस दल के जो भी लोग जीते, 8 सदस्य जीते 2013 में, उनमें से अधिकतर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। तो एक तरह से कांग्रेस बहुत कमज़ोर स्थिति में हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ चौथी सबसे बड़ी जो पार्टी उभर के सामने आई है वह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एनडीपीपी के साथ एनडीएम, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक, भारतीय जनता पार्टी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ है एनडीपीपी के साथ मिलकर के, और वर्तमान में सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट का स्वयं में विलय कर लिया यहाँ पे, और उसके पश्चात यह पार्टी उभर कर सामने आई। यूँ तो 1987 से भारतीय जनता पार्टी राज्य की राजनीति में सक्रिय है, परंतु उसे कोई सीट नहीं मिली थी। 2003 में उसे 7 सीटें मिली, 2008 में 2, 2013 में 1 और 2018 में 20 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा एनडीपीपी के साथ गठबंधन कर, उसमें 12 सीटें जीती उसने। राज्य की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल का आगे आना एक आश्चर्यजनक तथ्य है, जिस पर सारे राजनीतिक मंथन कर रहे हैं। इसके कुछ कारण हैं। उन कारणों में सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास के एजेंडे को सबसे आगे रखा और डबल इंजन की सरकार का नारा दिया, जो नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने भाषणों में, चुनाव में नारा देते रहते हैं कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में एक तरह की सरकारें होंगी तो विकास काफ़ी तेज़ होगा। दूसरा, इसने स्वयं को सशक्त विपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण राज्य की जनता में ने इसको सपोर्ट किया। एंटी इनकम्बेंसी भी थी पिछली सरकार की, जो एनपीएफ की सरकार थी। केंद्र से निकटता, हर नागालैंड और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में जहाँ भी जो भी दल हैं वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार से उनकी निकटता रहे। इसका कारण बड़ा साफ है। आर्थिक रूप से उत्तर पूर्व के लगभग सभी राज्य बहुत सशक्त नहीं हैं और नागालैंड की स्थिति भी वैसी ही है। दशकों तक हिंसा और संघर्ष के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, रोजगार के साधन नहीं हैं। तो ऐसी सरकार हमेशा केंद्र चाहते हैं ये लोग, जिसका केंद्रीय सरकार से तालमेल बना रहे, संतुलन बना रहे, जिससे इनके विकास में बाधा ना हो। और विकास बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, जिससे निपटने के लिए सरकारें लगातार प्रयास करती रहती हैं। इसके अलावा एक और भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात गई, वो है नागा समस्या के समाधान की बात। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभाओं में और उनके पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा था कि अंतिम समाधान जो सभी को सर्वमान्य हो और अंतिम हो, उस तरह का समाधान हम करने का प्रयास करेंगे अपने कार्यकाल में। और यह भी एक उम्मीद की किरण थी जिन्होंने नागा लोगों को प्रेरित किया इसके लिए, वोट देने के लिए। हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि नागा हो संगठन ने चुनाव का बायकॉट की भी अपील की थी, और बैप्टिस्ट चर्च का जो संगठन है एनबीसीसी, उसने भी इस बायकॉट को कहा था, और उस बायकॉट को वो करवा नहीं पाए, और चुनाव में 85.62% 2018 के चुनाव में वोटर टर्नआउट रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 83% टर्नआउट रहा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि राज्य की जनता विद्रोहियों के साथ तो कम से कम नहीं है। इसके अलावा जो एनबीसीसी नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से लोगों को मना किया था। स्टेटमेंट्स भी जारी किए थे
कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाली पार्टी है, एंटी क्रिश्चियन पार्टी है, ऐसे दलों को राज्य में ना घुसने दिया जाए, उसे ज़मीन मजबूत न करने दिया जाए। लेकिन उसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की। जो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग होल्ड वाले इलाके हैं उनमें उत्तरी ज़िले, मोन का ज़िला, ओखा जो पश्चिमी हिस्से में है, और पूर्वी नागालैंड के वो इलाके जो कैथोलिक बहल हैं, जिनमें एक तरह का उन्हें लगता है कि राज्य की सरकारें उनकी उपेक्षा करती रही हैं, उनमें पिछड़ापन ज़्यादा है, वहाँ बीजेपी अपना प्रभाव कायम कर पाई है और काफ़ी स्ट्रांग उपस्थिति अपनी दर्ज करा रही है। तो ये थी नागालैंड की चर्चा मित्रों। आगे हम अगले अंक में मेघालय पे चर्चा करेंगे। आपको यह अंक कैसा लगा इसके बारे में अवश्य बताएं हमें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।